गुड मॉर्निंग। केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम होम साइंस के प्रथम प्रश्न पत्र के अंदर 10th चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है बालकों एवं माताओं में यानी कि महिलाओं में होने वाले रोग। इससे पहले की 2 से 3 क्लास में हमने कैसे संक्रमण फैलता है, संक्रमण के कारक क्या है, उनके रोकने के उपाय क्या है, उनके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिप्थीरिया के बारे में कि बच्चों और महिलाओं में होने वाला जो रोग है डिप्थीरिया, वो कैसे फैलता है, किन कारणों की वजह से फैलता है। अब अगर देखा जाए तो डिप्थीरिया जो है वो एक संक्रामक रोग है। संक्रामक का मतलब होता है कि यह रोग फैलने वाला रोग है। यानी कि किसी के भी संपर्क में आने पर संपर्क में आना और उसके साथ संबंध बनाना आदि वगैरह के कारण फैल सकता है ये रोग। ज़्यादातर ये जो रोग है इसके फैलने के कारण होता है दूषित जल, दूषित भोजन और दूषित वायु का उपयोग में आना। यानी कि अगर कोई बच्चा है वो उसको जो भोजन दिया जा रहा है वो भोजन बासी है, बिना ढका हुआ है, सड़ा गला भोजन अगर बच्चे को दिया जा रहा है या कोई महिलाओं के द्वारा किया जा रहा है तो उसकी वजह से भी उनमें ये रोग देखा जा सकता है। उसके अलावा जो जल है, पीने योग्य जो जल का उपयोग किया जा रहा है, अगर वो साफ़ ना है, स्वच्छ नहीं है, तो भी उस जल के द्वारा संक्रमण हो सकता है और व्यक्ति में रोग फैल सकते हैं। उसके अलावा जैसे बच्चों में सामान्य तौर पर अगर देखा जाए तो रोग फैलने का कारण है दूध, क्योंकि कई बार जब ऐसा होता है कि बच्चे को ऊपरी दूध पिलाया जाता है। ऊपरी दूध का मतलब है माँ के अलावा जब बच्चे को कोई दूध बॉटल के माध्यम से या कटोरी से जब पिलाते हैं, तो ऐसे दूध में अगर जैसे कि उसको स्वच्छता का ध्यान ना रखा जाए, ठंडा दूध पिलाया जाए, बासी दूध पिला दिया जाए या अधिक वसा युक्त जो दूध हो वो पिलाया जाए, बिना छना हुआ दूध पिलाया जाए या बिना गर्म किया हुआ उबला हुआ दूध पिलाया जाए, तो उसकी वजह से भी संक्रमण जो है वो बैक्टीरिया के माध्यम से एक शिशु के शरीर में पहुंच जाते हैं और आंतों में संक्रमण करना शुरू कर देते हैं। इस रोग को फैलाने वाले जीवाणु को कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरी कहते हैं। और जो डिप्थीरिया रोग का जो जीवाणु है जिसके कारण ये फैलते हैं उसका नाम है कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरी। यानी कि ये जो जीवाणु है, ये जीवाणु इस रोग का वाहक है जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रोग को फैलाता है। ये जीवाणु मुख्यतः अगर देखा जाए तो मनुष्य के नाक, स्वर यंत्र, टॉन्सिल्स जो होते हैं, जैसे कि गले में कई बार टॉन्सिल्स हो जाते हैं कान के नीचे की तरफ, उनमें ग्रसनी यानी कि जिसकी वजह से जो है हमारे ग्रास नली या ग्रसनी जो है उसके वजह से हो सकता है, या उनमें ये जाके आक्रमण कर देते हैं जिसकी वजह से ये वहाँ पर रोग को फैला देते हैं। इनका आक्रमण त्वचा के, आँख के जो कंजक्टाइवा जो इस स्थान है या जो जनन अंग हैं उन अंगों में अधिक देखा जाता है। या यूँ कहा जा सकता है कि जब ये बैक्टीरिया जो है या जीवाणु जो है कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरी जीवाणु जब ये भोजन, जल या किसी भी माध्यम से जब बच्चे या माँ के शरीर में पहुँचते हैं तो उनमें जाने के बाद नाक, गले और जो ग्रसनी है या जहाँ ये हमारे जनन अंग वगैरह जो हैं उनमें जाके संक्रमण उत्पन्न कर देते हैं और रोग के लक्षण दिखाते हैं। डिप्थीरी के जो जीवाणु हैं गले पर आक्रमण करते हैं। यहाँ इनकी गुणन क्रिया जो होती है वो तीव्र गति से होती है। गुणन क्रिया का मतलब होता है कि जब जीवाणु किसी बच्चे या महिला के शरीर में प्रवेश करते हैं तो प्रवेश करने के बाद गुणन क्रिया शुरू कर देते हैं। गुणन क्रिया का मतलब होता है कि वे अपनी संख्या में वृद्धि कर देते हैं, यानी कि वंश वृद्धि के माध्यम से वो अपनी संख्या को दुगुना और तिगुना कर देते हैं और किसी भी अंग विशेष पर आक्रमण करके वहाँ पर संक्रमण जो है वो उत्पन्न कर देते हैं। अब गुणन की वजह से इनकी जो वृद्धि है यानी कि जो इनकी संख्या में जो वृद्धि है वो अधिक हो जाती है और ये जो जीवाणु है फिर टॉन्सिल्स, ग्रसनी या जो हमारे स्वर यंत्र हैं यानी कि कंठ जिनको कहा जाता है वहाँ पर पीले या फिर स्लेटी रंग के ये पाए जाते हैं और वहाँ पर जाकर ये आक्रमण कर देते हैं और उन अंग विशेष को अगर देखा जाए तो ये वहाँ पर जाकर संक्रमित करके रोग को फैला देते हैं।
अधिक शक्तिशाली होने के कारण ये जैव विष का निर्माण करते हैं। जीवाणु इस आवरण के भीतर छिपे रहते हैं और जैव विष का निर्माण करते रहते हैं, और जिसकी वजह से ये पूरे शरीर में रक्त के माध्यम से फैल जाते हैं, और फैलने की वजह से एक व्यक्ति में कई तरह के रोगों के लक्षण वगैरह जो हैं वो दिखाते हैं। और रक्त में ये फैलकर जब शरीर के विभिन्न हिस्सों में पहुँचते हैं तो विभिन्न हिस्सों में पहुंचने के बाद ये विष फैल जाता है, और विष के फैलने के कारण जो तंत्रिका तंत्र हैं वो प्रभावित हो जाते हैं, और अगर इसका इलाज ना किया जाए तो ऐसी स्थिति में एक बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है या घातक कहा जा सकता है। रोग फैलाने वाले जो इसके जीवाणु हैं उसमें सबसे पहला आता है कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरी ग्रेविस, यानी कि जो सबसे पहला जो जीवाणु है, जीवाणु के जो प्रकार है वो है कॉर्नी डिप्थीरी ग्रेविस। ये इसका जो पहला जीवाणु है वो है। उसके बाद में आता है कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरी माइटिस, माइटिस। उसके अलावा जो है बैक्टीरियम डिप्थीरी इंटरमीडियस, यानी कि ये 3 तरह के जो जीवाणु होते हैं, जिसमें पहला है कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरी ग्रेविस, दूसरा है कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरी माइटिस, और जो तीसरा है कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरी इंटरमीडियस। जो ये 3 तरह के जो जीवाणु होते हैं वो रोगों को फैलाने का कार्य करते हैं। अब आते हैं रोग का प्रसार कैसे होता है, इसका कारक क्या है। सबसे पहले जो फैक्टर, यह रोग जो है सभी उम्र के लोगों में हो सकता है, यानी कि किसी भी उम्र का कोई भी व्यक्ति हो उसमें ये रोग आसानी से हो सकता है। ज़्यादातर अगर देखा जाए जो छोटे बच्चे हैं जिनकी उम्र 3 से 5 वर्ष की होती है, तो उस उम्र के जो बच्चे हैं उनमें ये जो रोग है ज़्यादा देखा जा सकता है। और ये शिशु जिनकी उम्र 6 माह से कम हो उनमें ये नहीं होता है, क्योंकि 6 माह से कम उम्र के जो बच्चे हैं केवल माँ के शरीर से ही दूध को प्राप्त करके अपना पोषण करते हैं, तो उनमें ये रोग होने की संभावना नहीं होती है, क्योंकि माँ के जो दूध में है काफ़ी मात्रा में पोषक पदार्थ पाए जाते हैं, एंटीबॉडीज़ पाए जाते हैं जो उनको रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। लेकिन 6 माह के बाद की स्थिति जब उत्पन्न होती है और जब शिशु ऊपरी दूध या ऊपरी भोजन प्राप्त करता है, तो ऐसी स्थिति में उसके शरीर में संक्रमण होने की संभावना अधिक हो जाती है। उनमें रोग के प्रति अगर देखा जाए तो प्रतिरक्षात्मक शक्ति जो होती है वो कम होती है, और 6 माह से पहले जो उनके रोग की जो शक्ति होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो माँ के अपरा से प्राप्त हो चुकी होती है। तो 6 माह तक के शिशु को तो ये रोग होने की संभावना नहीं रहती है, लेकिन बाद में ये रोग होने की संभावना अधिक हो जाती है। फिर आता है रोग के प्रसार, यानी कि किस प्रकार से फैलता है। तो रोग का प्रसार रोगी वाहक व्यक्ति के माध्यम से फैलता है। सबसे पहले तो रोगी के कारण, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसको पहले से ये रोग हो चुका है और वो किसी सामान्य व्यक्ति के संपर्क में आता है या स्वस्थ व्यक्ति के संपर्क में आता है, तो उसमें भी ये रोग फैलाने की क्षमता रखता है। रोगी व्यक्ति के सीधे संपर्क में आने पर, जैसे उनके साथ खाने पीने, हाथ मिलाने, हंसने या गले लगने, चूमने की वजह से भी ये रोग हो सकता है। रोगी व्यक्ति के अगर बर्तन है, कपड़े हैं, रुमाल है, टॉवेल वगैरह है, उसके उपयोग में लिए जाते हैं, तो भी ये रोग होने की संभावना अधिक हो जाती है। कई बार मक्खियाँ जो होती हैं वो भी संक्रमित व्यक्ति के द्वारा उनके जो नाक के स्राव या थूकने की वजह से या मल को त्यागने की वजह से उनके माध्यम से जो बैक्टीरिया या गंदगी है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर अन्य व्यक्तियों तक ले जाती हैं, और उनमें भी रोग फैलाने के ये जो कार्य कर सकती हैं। उसके अलावा अगर कोई रोगी व्यक्ति जैसे हवा में खांसता है, छींकता है और अपने मुख पे हाथ ना रखे या फिर रुमाल से ढके नहीं,
और खुली हवा में अगर जोर जोर से खांसने, छींकने, थूकने की वजह से भी जो बैक्टीरिया है वो वायु के संपर्क में आकर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक आसानी से फैल जाते हैं। फिर आता है इनका उद्भव काल। उद्भव काल का मतलब होता है कि कितने समय में ये वृद्धि करते हैं और कितने समय तक एक व्यक्ति के शरीर में रह सकते हैं। इनका जो उद्भव काल है यानी कि सामान्यतः 2 से 6 दिन का होता है, यानी कि 2 से 6 दिन में ये अपना संक्रमण दिखा देते हैं, परंतु ज़्यादा दिन तक का भी कई बार इनमें संक्रमण देखा जा सकता है या इनका उद्भव काल, इनकी वृद्धि काल को देखा जा सकता है। फिर आता है संक्रमण की अवधि, यानी कि कितने दिनों में ये संक्रमण करते हैं। संक्रमण काल जो होता है 2 से 4 सप्ताह तक होता है, क्योंकि ये नाक वो जो गले हैं उनसे निकलने वाले स्राव को जीवाणु जो हैं वो संवर्धन परीक्षण के माध्यम से किया जाता है और उनमें जो जीवाणु उपस्थित होते हैं उसके माध्यम से पता लगाया जाता है कि ये रोग हो चुका है और उस रोग का उपचार किस प्रकार किया जाना चाहिए। अब जो ये उद्भव काल है, उद्भव काल का मतलब होता है कि कितने दिनों में ये रोगों को फैलाने में सक्षम रहेंगे। फिर उसके बाद जो आता है संक्रमण काल। संक्रमण काल का मतलब देखा जाए तो 2 से 4 सप्ताह का, यानी कि इतने सप्ताह में एक व्यक्ति को ये पूरी तरीके से रोगी बना देते हैं या रोग से ग्रसित कर देते हैं। इस रोग के अगर लक्षण देखे जाए तो सबसे पहला है कि इस अवस्था में बच्चों के आरंभ होने पर ये रोग बच्चों में आलस्य, सुस्ती वगैरह देखी जा सकती है। कई बार सिर में दर्द देखा जा सकता है, चक्कर आने लग जाते हैं बच्चों में, जैसे महिलाओं में भी आ सकते हैं। कभी कभी बच्चों में उल्टी वगैरह भी देखी जा सकती हैं। बच्चे खाना खाना कम कर देते हैं या यूँ कहा जा सकता है कि बच्चों में भूख कम लगती है। उसके अलावा भोजन से रुचि हट जाती है, यानी कि बच्चे को भोजन करना पसंद नहीं आता है या बार बार भोजन करने की वजह से उनमें चिढ़ उत्पन्न हो जाती है और कम मात्रा में खाना पसंद करते हैं। टॉन्सिल्स या फिर ग्रसनी में जीवाणु के आवरण बन जाने की वजह से गले में दर्द होना, पानी या भोजन को निगलने में भी बच्चे को समस्या आती है, कठिनाई होती है और कई बार असहनीय दर्द होता है, जिसकी वजह से अगर देखा जाए तो सामान्य तौर पर एक बच्चा भोजन करना पसंद नहीं करता है या भोजन करते समय उनमें गले में असहनीय दर्द को सहना कर पड़ता है, जिसकी वजह से बच्चे रोने लग जाते हैं और खाना नहीं खाते हैं। फिर आता है शरीर में विषाक्तता हो जाती है, यानी कि जो मनुष्य का जो शरीर है, रोगी का जो शरीर है जिसमें ये रोग हो चुका है तो उनमें विषाक्तता फैल जाती है, क्योंकि जो इसके बैक्टीरिया है वो रक्त के माध्यम से ये जीवाणु पूरे शरीर में फैल जाते हैं और रोग से ग्रसित कर देते हैं। बुखार अगर देखा जाए तो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो जाता है, यानी कि जो हमारे शरीर का सामान्य तापमान है 37 डिग्री सेल्सियस से लेकर या फिर 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से बढ़कर इनका जो 4 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर जो हमारा तापमान है शरीर का वो बढ़कर ज़्यादा हो जाता है और 100 डिग्री फ़ारेनहाइट के करीब पहुंच जाता है, यानी कि एक मनुष्य में शरीर का जो तापक्रम है वो अधिक हो जाता है और एक व्यक्ति जो है वो बुखार से ग्रसित हो जाता है। उसके अलावा मुंह और जो नाक में है तीव्र माध्यम से दुर्गंध आने लगती है, यानी कि बदबू आती है। नाक के स्राव के साथ में पीव निकलना या रक्त का भी आना शुरू हो जाता है। पीव का मतलब होता है कि रक्त के जब नाक से स्राव निकलता है तो उसमें जैसे पीले रंग का जो पदार्थ भी निकलता है गाढ़ा, उसके अलावा रक्त भी कई बार बाहर आ जाता है। जैव विष के कारण जो तंत्रिकाएं हैं या जो हमारा तंत्र है या जो हमारा हृदय है वो प्रभावित होता है। कई बार हृदय की जो क्रिया है वो रुक जाती है, प्रभावित हो जाती है और उसके कारण हृदय जब अपना कार्य सही प्रकार से नहीं कर पाता है तो एक व्यक्ति में कई बार हृदय के कार्य ना करने पर कारण धड़कना बंद हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति की मृत्यु भी होने संभव हो जाती है या मृत्यु हो जाती है व्यक्ति की। उसके अलावा अगर देखा जाए तो इस रोग का जो उपचार है समय रहते ही करवाना चाहिए। अगर समय पर इस रोग का उपचार ना करवाया जाए तो एक व्यक्ति लंबे समय तक इस रोग से ग्रसित होने पर वो अपने जीवन को खो सकता है या फिर जो व्यक्ति है वो मृत्यु को भी प्राप्त कर सकता है। उसके बाद आता है इम्यूनाइजेशन, यानी कि प्रतिरक्षण जो है। और शिशु के जन्म के जो 6 सप्ताह के अंदर अगर देखा जाए, यानी कि 1.5 माह की जो अवधि होती है
उससे लेकर 9 माह की आयु तक बच्चे में डीपीटी के जो 3 टीके जो हैं वो लगा दिए जाते हैं, यानी कि इनकी जो 3 डोज है वो दी जाती है। 2 टीकों के माध्यम से अगर देखें तो 1 माह का अंतर होना जरूरी होता है, यानी कि 1 माह के अंतराल पर उनको 2 टीके दिए जा सकते हैं। जैसे अगर शिशु को डीपीटी का पहला टीका 1.5 माह में लगाते हैं तो दूसरा 2.5 माह में लगाना जरूरी होता है, और तीसरा 3.5 माह में। इसके बाद में जो इसका जो टीका लगता है वो 18 माह की स्थिति में या फिर 2 वर्ष की जो स्थिति होती है उस समय बच्चे को बूस्टर का टीका लगा दिया जाता है। इस टीके के लगाने की वजह से जो बच्चे में डिप्थीरिया रोग के जो वाहक है उनसे लड़ने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है, यानी कि एंटीबॉडीज पाए जाते हैं जो कि उस रोग को फैलने से रोकते हैं, और बच्चों में प्रतिरक्षात्मक जो शक्ति है उसका विकास भी होता है। और 5 वर्ष की आयु में आने पर बूस्टर का टीका जरूर लगवा देना चाहिए, ताकि व्यक्ति में जो बच्चे में अगर देखा जाए तो पूर्ण रूप से इस रोग से लड़ने की क्षमता विद्यमान हो जाती है। अब आता है कि ये जो रोग फैलता है तो इसके बचाव कैसे किए जा सकते हैं, बचने के लिए क्या क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहला है विद्यालय तथा परिवार में स्वास्थ्य परिरक्षण के जो कार्यक्रम हैं उनका संचालन किया जाना चाहिए, यानी कि स्वास्थ्य जो संबंधी जो सूचनाएं हैं, जानकारी है, स्वास्थ्य शिक्षा से बच्चों को अवगत कराया जाना जरूरी है। उसके बाद में नाक और गले के जो स्राव हैं उनकी जांच की जानी चाहिए समय समय पर, और उनमें जीवाणु की उपस्थिति का अगर पता चलता है तो समय रहते ही उसका उपचार किया जाना जरूरी है। इसके लिए एक रोगी व्यक्ति को या एक व्यक्ति को जिसमें कुछ लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो तुरंत चिकित्सा ले सकता है, और चिकित्सक की मदद से वो परामर्श लेकर अपने उपचार को प्राप्त कर सकता है। अगर पेनिसिलिन जो दवाई है अगर वो रोगी को दी जाए तो उसकी उपस्थिति के कारण जो जीवाणु या जो बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश कर चुके हैं वो मर जाते हैं, और उसके जो लक्षण हैं वो एक व्यक्ति में दिखाई नहीं देते हैं, और उसके चिकित्सक की सलाह के कारण ही ये दवाई ली जा सकती है। रोगी को सामान्य व्यक्तियों की तुलना में अलग कर देना चाहिए। उसके खाने का सामान, उसके रहने का सामान, उसको एक अलग कमरा दिया जाना चाहिए। उसकी जितनी भी स्वच्छता संबंधी सामग्री हैं, कपड़े वगैरह, बर्तन, उन सभी को अलग कर देना चाहिए और उनको अलग दिया जाना चाहिए, और साथ में उनकी साफ़ सफाई का भी पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। और ये ध्यान जरूर रखा जाना चाहिए कि जो रोगी व्यक्ति का जो सामान है, जो उसका पर्सनल सामान है, जो वो कोई और व्यक्ति यूज़ ना करे या दूसरे व्यक्ति को ना मिले, और साथ में ही उनको जो स्वच्छता वगैरह है, खान पान है, भोजन संबंधी स्वच्छता, उसके वस्त्र संबंधी स्वच्छता, उसके कमरे की सफाई का भी पूरा ध्यान रखा जाना जरूरी रहता है। रोगी के वस्त्र हैं, रुमाल हैं, तौलिया, बिस्तर आदि को अन्य व्यक्ति को उपयोग में नहीं लिए देना चाहिए, और उस व्यक्ति का अगर देखा जाए तो ये जो सामान है वो सामान्य व्यक्तियों की तुलना में अलग कर अलग कमरे में रख देना चाहिए, और उसी कमरे में रोगी व्यक्ति को रखा जाना चाहिए। रोगी व्यक्ति के गले में व नाक में अगर स्राव है तो रुई लेकर उसका कुछ अगर देखा जाए तो कल्चर उसका लिया जा करते हैं, और उसका परीक्षण किया जा सकता है, यानी कि सैंपल लेकर, और उसमें जो परीक्षण के आधार पर जो भी स्थिति उत्पन्न होती है वो चिकित्सकीय परामर्श और चिकित्सकीय जांच के माध्यम से उसका जो निपटारा किया जा सकता है। अब अगर देखा जाए तो इसमें परीक्षण के माध्यम से 2 परीक्षण होते हैं। पहला होता है शिक परीक्षण, और जो दूसरा होता है वो होता है स्वाब परीक्षण, जिसमें जो भी व्यक्ति हैं उस व्यक्ति में शिक परीक्षण के माध्यम से शरीर की डिप्थीरिया के प्रति जो प्रतिरक्षात्मक शक्ति होती है उसको उत्पन्न किया जाता है, और उसमें जो रोगों से लड़ने की क्षमता को प्रदान किया जाता है। उसके अलावा जो स्वभाव टेस्ट है उसमें इस परीक्षा में जीवाणुओं को रुई पर लेकर उसका संवर्धन किया जाता है, और उसकी प्रकृति, उसकी तीव्रता, उसकी कितनी संख्या है उनका पता लगाया जाता है, और उसी के माध्यम से उसका पूरा उपचार दिया जाता है। अब अगर स्वभाव विधि में उसका उपचार देखा जाए तो सबसे अधिक जरूरी होता है रोगी व्यक्ति को विश्राम करवाना, यानी कि यूँ कहा जाए कि एक रोगी व्यक्ति को अधिक से अधिक विश्राम करना जरूरी रहता है, जिसमें उससे हार्दिकी या तंत्रिका तंत्र जो है वो कम से कम प्रभावित हो या अधिक कार्य करना ना पड़े। चिकित्सक की सलाह के अनुसार एंटीबायोटिक यानी कि जो पेनिसिलिन की दवाई है, एरिथ्रोमाइसिन की जो दवाई वगैरह है वो दी जा सकती है।
रोगी को अधिक से अधिक मात्रा में तरल पदार्थ खाने में दिया जाना चाहिए और उसके लिए उसमें ताकि उसको निगलने में भी कष्ट ना हो, या फिर जैसे जूस है, सूप वगैरह है, इस तरीके दाल का पानी वगैरह है वो दिया जा सकता है, ताकि जो एक रोगी व्यक्ति आसानी से उसको निगल सके और उसके गले में टॉन्सिल्स वगैरह के माध्यम से कोई भी दर्द ना हो। उसके बाद में जब व्यक्ति खाना शुरू कर देता है, गले में थोड़ी राहत हो जाती है, तो उसको अर्ध ठोस भोज्य पदार्थ के रूप में खिचड़ी वगैरह, दलिया है या इस तरीके से दिया जा सकता है, ताकि वो उनको आसानी से खा ले और उनको किसी भी प्रकार की कोई भी कठिनाई गले के माध्यम से ना हो। अभी तक जो पढ़ा हमने डिप्थीरिया, अगर डिप्थीरिया देखा जाए तो ये जो रोग है, ये रोग अगर स्वच्छता का ध्यान ना रखा जाए तो उसकी वजह से ही फैलता है, और इस रोग में अगर स्वच्छता वगैरह साफ़ सफाई का पूर्ण रूप से ध्यान दिया जाए तो इस रोग को समय पर रोका जा सकता है और उसका उपचार भी किया जा सकता है। अगला जो रोग आता है वो है हैज़ा। हैज़ा ये भी देखा जाए तो यह भी एक तीव्र संक्रामक रोग है। डिप्थीरिया हुआ, ये हैज़ा हुआ, ये सभी संक्रामक रोग है जो कि संक्रमण के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल सकते हैं। अब इसका जो संचारी रोग भी कहा जा सकता है। संचारी रोग कहने का कारण है क्योंकि ये आगे से आगे अवश्य फैलते हैं, यानी कि जब रोगी व्यक्ति के संपर्क में कोई स्वस्थ व्यक्ति आया या साफ सफाई का ध्यान न रखा गया या उस व्यक्ति की कोई वस्तु वगैरह का उपयोग किया गया है तो ये रोग जो है एक सामान्य व्यक्ति को भी आसानी से फैल जाता है। इसमें अधिक मात्रा में फैलने के कारण है संदूषित जल का उपयोग करना, भोजन का उपयोग करना या फिर दूध का उपयोग करना। संदूषित अगर देखा जाए तो संदूषित शब्द का जो मतलब होता है उसको अगर तोड़ दिया जाए तो अगर इसमें देखें तो संदूषित में स को अलग कर दिया जाए तो दूषित। दूषित का मतलब होता है कि गंदा, खराब या उपयोग में ना लिया जाने वाला। यानी कि ऐसी पदार्थ या भोजन या जल जो कि पहले से ही खराब है, गंदा है, जिसका उपयोग हम नहीं कर सकते हैं। इसमें फैलने वाला जो इसका जीवाणु है जो इस रोग को फैलाता है, तो हैज़ा के जो जीवाणु का नाम है वो है विब्रियो कॉलेरी। विब्रियो कॉलेरी जो रोग है, जो जीवाणु है वो जो हैज़ा रोग को फैलाता है और हैज़ा रोग को फैलाने में ये बहुत ही ज़्यादा अधिक शक्तिशाली होता है। विब्रियो कॉलेरी एक जीवाणु है। ये जो जीवाणु होता है वो हैज़ा रोग को फैलाता है, यानी कि इसका जो संवाहक भी कहा जा सकता है या रोग का वाहक भी कहा जा सकता है। विब्रियो कॉलेरी जो है इसको कॉमा के आकार का होता है, इसको ग्राम निगेटिव जीवाणु भी कहा जा सकता है, क्योंकि जो विब्रियो कॉलेरी है इसका अगर आकार देखा जाए तो इसका जो आकार है एक छोटे से हिंदी में जो हम कॉमा लगाते हैं उस कॉमे के आकार के बराबर होता है। और ये जो कॉमा है इसको एक नाम दिया गया है ग्राम निगेटिव जीवाणु। और ये जो जीवाणु है वो संक्रमित व्यक्ति से जो तीव्र गति से फैलता है, जिसमें दूषित जल वगैरह का उपयोग करने पर या फिर जो दूषित भोजन खाने पर एक व्यक्ति में पहुंचता है ये जीवाणु। अब अगर जो रोगी व्यक्ति है उसमें जब ये जीवाणु पहुंच जाता है तो वो जीवाणु कई बार उसमें पहुंचने के बाद गुणन प्रक्रिया करता है और अपनी संख्या में वृद्धि करता है। और ऐसे व्यक्ति में जब लक्षण दिखाई देते हैं जिसमें कई बार उल्टी होना, दस्त लगना, इस तरह के जब लक्षण होते हैं तो उल्टी वगैरह के माध्यम से जो ये जीवाणु हैं वो अन्य व्यक्तियों में फैल जाते हैं और संक्रमण को फैलाते हैं।
इसका जो विकास है तीव्र गति से दूषित जल, दूध और दूध के जो उत्पादक होते हैं, जिसमें हम कई बार जैसे दूध से बनने वाली उत्पादक चीज़ें, जैसे कि दूध से बनाई गई चीज़ जिसमें मावा है, मलाई है, छाछ है, दही है, पनीर है, चीज़ है, उनके माध्यम से भी जब वो भी बासी या सड़े गले उपयोग में लिए जाए तो उनकी वजह से भी फैल सकते हैं। उसके अलावा सड़े गले फल, सब्जियां, बासी भोजन, गंदे जो नालियां है, गंदे वस्त्रों का उपयोग करना या गंदे बर्तनों का उपयोग करने पर भी ये रोग फैल जाते हैं। और ये जो रोग के जीवाणु हैं अगर देखा जाए तो 30 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस में बहुत ही तेज़ गति से वृद्धि करते हैं और अपनी संख्या को और अधिक बढ़ा देते हैं। और इस तापक्रम पर ये अपनी घूर्णन क्रिया करते हैं और घूर्णन क्रिया की वजह से ये अपनी संख्या को तेज़ रफ्तार से बढ़ा देते हैं। और अगर इस जीवाणु का तापमान अगर 25 से 20 मिनट के तक उबाला जाए, इनको अगर यानी कि भोजन को गर्म करा जाए, दूध को गर्म किया जाए, तो उस 20 से 25 डिग्री तापमान पर ये आकर नष्ट हो जाते हैं। यानी कि 10-20 मिनट इनको उबाल दिया जाए तो ये नष्ट हो जाते हैं और मर जाते हैं। जल में ये जीवाणु 1 से 2 सप्ताह तक जीवित रहते हैं और इनमें इनकी जो घूर्णन क्रिया है वो नहीं होती हैं। ये जो अम्लीय माध्यम है उसमें या फिर धूप में सुखाने पर, उनको गर्म वायु देने पर, उच्च तापमान पर रखने पर ये जीवाणु पूरी तरीके से नष्ट हो जाते हैं और मर जाते हैं। अगर हैज़ा से कोई ग्रसित व्यक्ति है और जिस व्यक्ति में हैज़ा रोग हो चुका है, अगर उसमें देखा जाए तो दस्त के होने लगते हैं और दस्त के साथ साथ उनको कई बार के यानी कि के होते हैं। के का मतलब होता है कि उनको उल्टी होने लगती है, उल्टी यानी कि बार बार वॉमिट होने लगती है। दस्त जो है बहुत ही पतले पानी के समान, अगर देखा जाए तो चावल के पानी के समान दिखाई देते हैं और ऐसे प्रतीत होते हैं कि उसमें अधिक मात्रा में शरीर से जो है पानी निकल रहा है और जो अन्य आवश्यक जो तत्व हैं हमारे शरीर में, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, वो जो खनिज लवण है वो भी उस दस्त के माध्यम से पानी में घुलनशील होने की वजह से ये दस्त के साथ में निकल जाते हैं और व्यक्ति में इन सभी की कमी होने पर उनकी जो मांसपेशियां हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, उनमें ऐंठन आने लगती हैं और ऐंठन की वजह से अगर देखें तो एक व्यक्ति में बहुत अधिक पीड़ा होने लगती है और मरोड़े आना शुरू हो जाती हैं। हैज़ा जो रोग है उसके जनक जीवाणु जो हैं वो 2 तरह के होते हैं। जो इसके जो जीवाणु हैं, सबसे पहला उसको अगर देखा जाए तो विब्रियो कॉलेरी भी कह सकते हैं या विब्रियो कॉलेरा। दूसरा जो इसका नाम है वो है विब्रियो एल्टोर। ये 2 तरह के जीवाणुओं के रूप में रोग को फैलाते हैं। दूसरा आता है स्रोत, जिनके वजह से ये फैलते हैं। तो इसके जो स्रोत अगर देखा जाए तो रोगी व्यक्ति से सामान्य व्यक्ति में फैलना, दूषित वस्तुओं का उपयोग करना या फिर जो रोगी व्यक्ति के मल मूत्र, उल्टी वगैरह के माध्यम से जो मक्खी मच्छर है वो रोग को एक दूसरे से दूसरे स्थान पर फैला देते हैं या वायु के संपर्क में आकर भी ये जो जीवाणु है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं और व्यक्ति में रोग विशेष के लक्षण उत्पन्न कर देते हैं। इसका जो प्रसार होता है वो प्रसार होने का सबसे मुख्य कारण है दूषित जल, दूषित वायु, दूषित भोजन, दूषित दूध का उपयोग करना, गंदी नालियाँ, गंदे बर्तन, गंदे वस्त्रों का उपयोग करने पर या साफ़ सफाई का पूर्ण रूप से ध्यान ना रखा जाने पर ये रोग फैल जाते हैं। उसके अलावा अगर कोई रोगी व्यक्ति खुले स्थान पे मलमूत्र का त्याग करता है तो उसके माध्यम से भी जो मलमूत्र के माध्यम से ये जो बैक्टीरिया है वो वायु के संपर्क में आकर मक्खी और मच्छर के संपर्क में आकर भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँच जाते हैं और अन्य व्यक्तियों में भी ये रोग उत्पन्न कर सकते हैं। अगर ये रोग तीव्र गति से होता है तो इसमें अधिक मात्रा में व्यक्ति को दस्त लगती है और उल्टी होने लगती है। तो ऐसी स्थिति में एक रोगी व्यक्ति में निर्जलीकरण की समस्या आ सकती है, इसलिए इसका तुरंत उपचार करवाया जाना जरूरी है। और इसके लिए अगर देखा जाए तो इसके लिए तुरंत उपचार लेकर चिकित्सक की सलाह ली जा सकती है। और इस रोग का अगर उद्भव काल देखा जाए तो कुछ घंटों से लेकर सिर्फ 5 दिन का होता है, यानी कि ये 5 दिन में जो ये जीवाणु हैं वो गुणन वृद्धि करते हैं और अपनी संख्या को इतनी तेज़ी से बढ़ा देते हैं कि 5 दिन के अंदर एक सामान्य व्यक्ति को रोगी व्यक्ति में बदल देते हैं।
और अगर 1 से 2 दिन के मध्य ही कोई भी एंटीबायोटिक ले ली जाए तो इस रोग के जो जीवाणु हैं उनको नष्ट किया जा सकता है और रोग से बचा जा सकता है। तो आज हमने पढ़ा डिप्थीरिया और हैजा के बारे में। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है, क्वेरी है, तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।